अड्डा। Ladies and gentlemen, boys and girls, I am super excited क्योंकि आज हमारे रेडियो अड्डा के स्टूडियो में एक बहुत ही बड़े सेलिब्रिटी आए हैं जिनके बारे में अब मैं क्या कहूँ, वो अपने आप को खुद ही इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। हाँ जी अनुपमा जी, कितना बोलेंगी आप? बहुत बोल लिया। मैं जो बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, जो मैं नहीं बोलता हूँ डेफिनेट डोंट। ओह माय गॉड, अक्षय कुमार! माँ का बाप का दादा का कोई अक्षय कुमार नहीं है, ये मैं बोल रहा हूँ। नवाजुद्दीन सिद्दीकी। माँ जी सटक ले रहे। अरे कौन नवाजुद्दीन सिद्दीकी? मैं प्रकाश राज, जयकांत शिकरे, सब कुछ करने का जयकांत शिकरे का प्रकाश राज। ये भी नहीं है। ये भी नहीं है। तो आखिर हमारे स्टूडियो में कौन आए हैं आज? नाम वीआईपी, पूरा नाम विजय ईश्वरलाल पवार, उम्र 38, कमर भी सेम हाई। ये देखो ये क्या है? ये आधी आबादी जी, आई थिंक इट्स एग्जैक्टली आपके टैलेंट की तरह, जैसे बॉलीवुड की आधी आबादी आपके अंदर है। बिल्कुल सही पहचाना आपने। बॉलीवुड की आधी आबादी में लेके घूमता हूँ। कोई भी एक्टर कभी भी मेरे अंदर आते रहता है। मेरी बीवी इससे परेशान है। नाश्ते पे कोई दूसरा एक्टर, खाने पे दूसरा एक्टर। थैंक गॉड इमरान हाशमी नहीं आता है। आता है तो उसका ही फायदा होता है। मतलब वो नहीं आता, मैं ही है, मेरे अंदर आते हैं। जी। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वीआईपी। पूरा नाम तो आप बता चुकी होगी, नहीं बता तो बता दीजिए जल्दी। सो एवरीबॉडी, लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हमारे रेडियो अड्डा के स्टूडियो में एक ऐसे कलाकार मौजूद हैं कि जब हम कॉमेडी की बात करते हैं और ख़ास तौर से हमारे देश के स्टैंड अप कॉमेडियंस की बात करते हैं तो उनका नाम मेंशन किए बिना ये लिस्ट हमेशा अधूरी रहती है। इस कॉन्ट्रीब्यूशन इज इमेंस। हमारे देश के सबसे बड़े और सबसे पॉपुलर मिमिक्री आर्टिस्ट, कहते हैं अगर बॉलीवुड में 300 आर्टिस्ट हैं तो 150 की आवाज़ तो बिना सांस लिए हमारे ये पॉपुलर वीआईपी जी निकाल सकते हैं। एवरीबडी, टुडे एट द स्टूडियो वी हैव विद अस विजय ईश्वरलाल पवार, पॉपुलरली नोन एज वीआईपी। थैंक यू सो मच अनुपमा जी, थैंक यू सो मच। नमस्कार, रेडियो अड्डा आप लोग सुन रहे और देख रहे हैं। मैं हूं वीआईपी। जैसे कि अनुपमा जी ने बताया कि मेरे अंदर 150 एक्टर है, बल्कि 150 से ज़्यादा एक्टर है अंदर है, क्योंकि मुझे खुद को नहीं पता कितने एक्टर मेरे अंदर है। अभी तो ये एक्टर को छोड़कर पेड़ पौधे, हवाएं, तूफान, पानी की आवाज़, बहुत सारी चीज़ें, घुंघरू बिंगरू, बहुत सारी अंदर है। मैंने गिने नहीं अब तक। ये ऊपर वाले की मतलब दुआ है, ऊपर वाले का आशीर्वाद है जो मेरे अंदर इतने सारे चीज़ें दे दी उन्होंने। तो जितने भी रेडियो अड्डा सुनने वाले, आज होगी आपकी फरमाइश पूरी। जो भी आवाज़ आप सुनना चाहेंगे अनुपमा के ज़रिए, मैं आज आप लोग की खिदमत में मौजूद हूँ। क्या बात है। सो वीआईपी जी, जो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि करीब 150 आर्टिस्ट की आवाज़ आप निकाल पाते हैं, तो जब आपको इंस्टेंटली ऐसे कोई बोले कि कोई आवाज़ निकालिए तो कौन से आर्टिस्ट हैं जो सबसे जल्दी दौड़ के बाहर आते हैं, सामने आते हैं? हाँ बिल्कुल, मेरे सबसे फेवरेट एक्टर है जॉनी लीवर साहब। अच्छा। मतलब उनकी जो मैं कॉपी करता हूँ, जो उनका बाबू ओए चाय के साथ में फ्रेंच फ्राइज, कमाल है बाबा, पानी की बोतल, ये भी वो भी सब कुछ है, अनुपमा भी है। तो उनका पूरा एक अंदाज मेरे अंदर घुस जाता है जी। और उनको तो हम सारे फॉलो करते हैं, जॉनी लीवर साहब को, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो शायद हम सारे कॉमेडियन नहीं होते थे। उनको देख देख कर सीखे, उनको देख देख कर हमने एक हमारे अंदर हौसला आया कि यार ये शख्स इतने लोगों को हंसाते हैं, हम भी हंसा सकते हैं। क्या बात तो जॉनी भाई को हम सत सत प्रणाम करते हैं। आपकी बदौलत आज हमारा घर, हमारी रोजी रोटी, हमारा चूल्हा, मेरे भी बच्चे सब पल रहे हैं। तो वीआईपी जी, इतना देश के बहुत सारे ऐसे पॉपुलर कॉमेडी शोज हुए हैं जिसका आप हिस्सा रहे हैं, और स्टेज शोज़ की तो अगर बात करें तो आई थिंक आप खुद भी काउंट नहीं कर सकते कि आपने अपनी लाइफ में कितने स्टेज शोज़ किए होंगे इंडिया अब्रॉड। बहुत काफ़ी, अबाउट 10,000 के ऊपर किए मैंने, क्योंकि एक समय था जब मैं नया कॉमेडियन बना था मैं जी। उसमें बाइक के ऊपर मैं दिन में 3 या 4 शोज़ करता था। अच्छा, मतलब एक बार यहाँ 250-300 रुपये मुझे मिलते थे, लेकिन वो शो करने में मज़ा आता था। गिनने में जब शाम होती थी 3 शो करके, तो जब 100 का नोट, 50 का नोट गिनने में मज़ा आता था। 100, 200, 300, 400, 1100, 1200 रुपये कमाए मैंने आज पूरी में। अभी तो ऐसे आते हैं वैसे रख दिया। मतलब वो मज़ा अलग था। और पहले काम जो हम करते थे, पहले इतना सारा काम करते थे और पेमेंट इतनी मिलती थी।
अब इतना काम करते पेमेंट इतनी मिलती है। और अब पर आपको मज़ा कब आता था, पहले या अभी? मज़ा हमें पहले आता था। अभी ज़्यादा प्रोफेशनल हो गए? अभी क्या हो गया, जैसे कि अब थोड़ा एक प्रतिबंध लग गया कि ये वीआईपी जी आपको सिर्फ 15 मिनट करना है, 20 मिनट करना है। लेकिन एक कलाकार एक भूखा भी होता है। क्या तालियों बात का। है, अभी तक भूखा होता है। उसको चाहिए वाहवाही चाहिए, उसको चाहिए कि लोग हंसे, उसको चाहिए कि लोग तालियां सीटियां बजे, क्योंकि जब तक वो नहीं मिलता हमें तो हमें नींद नहीं आती जी। अगर आप कहीं हमें बहुत सारे पैसे मिलते हैं, अगर वहाँ पे ऑडियंस अच्छी नहीं होती, ऑडियंस अच्छी नहीं मतलब जैसे कोई लोग खा पी रहे हैं, हाँ। तो उस समय यकीन मानिए कि हमें नींद नहीं आती। और कई जगह हमें पैसे ढंग के भी नहीं मिले जी। और ऑडियंस बहुत अच्छी मिली, तो उस दिन हमें हमारा जो सुकून होता है वो अलग ही, हम लोग अलग सर पे क्या आज तो मज़ा है काम करके। जी। तो पैसा इंपॉर्टेंट नहीं होता आर्टिस्ट के लिए, इंपॉर्टेंट होती है ऑडियंस। जो लोग होते हैं उनको हमने आज कितना हंसाया, उनको हमने आज कितना प्यार दिया, वो जब वो लोग सुनते और देखते, जब पीछे आकर मिलते हैं, सबसे ज़्यादा हमको वो एक प्रोत्साहन मिलता है कि वेरी नाइस, सुपर्ब। तो ये हमको सुकून मिलता है। मैं एज ए डुप्लीकेट भी कर चुका हूँ पहले। मैं अच्छा, तो किसको आप डुप्लीकेट? मैं लालू प्रसाद, परेश रावल, ये सब। मैं स्टेज पर क्या होता था, एक दौर आया था बूगी की। ऑफ कोर्स। बूगी में सारे, तो उस समय में 150 रुपये मुझे मिलते थे कॉमेडी कम करने के। लेकिन अगर आप एक डुप्लीकेट ऐड कर लेते तो आपको 500 रुपये मिलेंगे। अच्छा। तो मुझे पैसे दिखे यार, 500 रुपये भी मिल रहे हैं और दोनों काम हो रहे हैं मेरे। तो मैं स्टेज पर जाता था तो सडनली मेरे बाल झड़ना कम हुए थे, तो मैं टकला हो गया था सही। अच्छा। तो एक दिन मैंने, और मूछ बूछ थी मेरे, सब निकाल दी मैंने। तो एक दिन आईने में मैं ऐसे कर रहा था, मैं बोले तो परेशान लग रहा हूँ मैं यार। तो मैंने थोड़ा सा चश्मा पहना, ये वो देखा, फिर लालू प्रसाद बन के आया। तो वो जो शोज़ किए मैंने, मतलब कम से कम लालू ने और परेश रावल ने मुझे काफ़ी काम दिलाया इस गेटअप में। मतलब इस गेटअप में लोग, क्योंकि क्या होता है देखो, पब्लिक को क्या चाहिए, अरे यार वो लालू प्रसाद बन के एंट्री भी करता है और वो ऐसे परेश रावल भी करता है और कॉमेडी तो कमाल की करता है। बेसिकली आप एक ऐसे आर्टिस्ट हो, और क्या मांगोगे मेरी जान, हाँ, ये भी। हम आगे बढ़े उससे पहले अगर आप हमें लालू जी की थोड़ी झलक दिखा देते। देखिए जो है, सब लोग का अड्डा होता है, इनका जो अड्डा है रेडियो अड्डा है। बुढ़बक अरे हम जो बोल रहा है वो जो ठीक है, ये क्या बोलता है वो, एक बार आपकी तरह एक प्रेस वाला हमसे सवाल पूछा, है लालू जी सुना आप डांस गाने के बड़े शौकीन। हम बोले डांस गाने का शौकीन ही बताइए, आज का जो प्रोग्राम हो रहा है इसमें कौन गोविंदा का गाना तो नहीं हुआ? बोले नहीं हुआ, होना भी नहीं चाहिए। पूछो क्या है? वो ससुरा गोविंदा गाने में बोल रहा है चुम्मा तुमको उधार दे दे और बदले में यूपी बिहार ले ले। तो अरे बात करा जाए का। और लंबी वाली हीरोइन कौन है? शिल्पा शेट्टी। हाँ, वो ससुरी बोल रही है दिल वालों का दिल का करार लूटना, मैं आई हूँ यूपी बिहार लूटना। अरे तू का लूटेगी, तोर से पहले हम लूट के बैठे। तो ये लालू जी का क्या बात है। सो वीआईपी जी, लेट्स गो बैक एंड टॉक अबाउट योर जर्नी। आज आप जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में कहा कि अगर स्टैंड अप कॉमेडियंस की बात हो तो आपका नाम मेंशन किए बिना द लिस्ट इज इनकम्प्लीट। पर जब आपने ये शुरू किया था तब हमारे देश में कॉमेडी एक प्रोफेशन ही माना जाता था और स्टैंड अप कॉमेडियन एक बहुत कोई पॉपुलर चीज़ नहीं थी, बहुत इतना रिस्पेक्टेड भी नहीं था। जो फिल्मों में भी इक्का दुक्का अगर हम लेजेंडरी कॉमेडियंस को छोड़ दें तो वो एज अ कैमियो या फिलर आर्टिस्ट की तरह देखा जाता था। हाउ डिड यू डिसाइड कि मुझे इस प्रोफेशन को परस्यू करना है? देखो, एक जब ऊपर से आप, ऊपर वाले ने आपको जो कोई एक आर्ट कला दी है, चाहे आप पेंटर हो, आपको खुशी उसमें मिलती है ना, आपको पैसे नहीं मिलते, खुशी मिलती है आपको कि ये पेंटिंग करते रहो, दिन भर में बनाते रहो। तो एक कॉमेडियन की भी एक खुद की खुशी होती है कि भाई मैं इसमें खुश हूँ, मैं मुझे कोई बड़ा स्टार नहीं बनना है, ये नहीं बनना है। तो ये आप जो आपने बोला फिलर्स, उस समय देखो डांसरों का दौर था, लड़कियां डांस कर रही है। हम लोग नवरात्रि, अम्बेडकर जयंती, शिव जयंती रोड पे शोज करते थे, मंडल के शोज करते थे। तो उस समय ना उनको कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा कॉमेडी में। करेक्ट। खाली एक लड़की आई है, बहुत फेमस है, डांस कर रही है, ये डांस करेगी, हमको ये इसको देखना है, कॉमेडियन को नहीं देखना है। करेक्ट। तो क्या करते थे, जैसे अभी ये लड़की डांस कर रही है, अब वो ड्रेस चेंज करने गई है, तब तक ये वीआईपी को चढ़ा दो। तो मैं जाते शुरू करता हूँ। अब कलाकार जो होता है वो माहौल बनाता ही है, जैसे माहौल बनने ही वाला होता है तब तक उतर जा बस, वो लड़की तैयार है, आ जा। वो बड़ा बुरा लगता था कि हमको उतार दिया जाता था आधे में और फिर वो लड़की तैयार है डांस के। मैं उस लड़की की गलती नहीं बोलूँगा, वो माहौल ही ऐसा था, वो दौर ही ऐसा था।
लेकिन कॉमेडियन के साथ हमेशा में देखो, जैसे कि आपने कहा कि फिल्मों में भी कम रोल होते हैं, लेकिन अगर आप देखना चाह, अगर आज पब्लिक ऑडियंस जो है ये कॉमेडी चाहती है, इनको कॉमेडी चाहिए। ये समझो, आप लोग हंसना चाहते हैं। ट्रेजेडी बहुत देख ली, बहुत एक्शन देख लिया। आज बड़े से बड़ा एक्टर भी कॉमेडी का सबसे बड़ा मार्केट है। नहीं, आप देखो ना, अक्षय कुमार कॉमेडी करने लगा है, अजय देवगन कॉमेडी करने लगा है, बड़े बड़े एक्टर कॉमेडी क्यों आए? आप हीरो बने रहो ना। मैं ऐसा नहीं बोलता कि मैं, क्योंकि उनको भी पता चल गया कि लोग हंसना चाहते हैं, तो इसलिए कॉमेडी का दौर स्तर बहुत ऊंचा है। ये आते रहेंगे, लोग जाते रहेंगे, कॉमेडी हमेशा जिंदा रहेगी, लोगों को हंसना है और हंसते रहेंगे। वीआईपी जी, मेरे 2 क्वेश्चंस हैं एक्चुअली। जब आपको एज अ फिलर यूज़ करते थे, क्या आपने कभी सोचा था कि आप टेलीविजन पे इतने शोज़ करेंगे और एक दिन इस देश के इतने नामचीन कमेडियन बन जाएंगे कि हर कोई मतलब आपको सुनने के लिए बैठेगा, फिर कोई ये नहीं कहेगा कि अभी माहौल बन गया आप उतरिए, बल्कि लोग ये बोलेंगे सर आप बस स्टेज पे रहिए। एंड हु वाज दैट फर्स्ट आर्टिस्ट जिसको आपने मिमिक किया था? पहली बात तो आपने जो खतरनाक सवाल पूछ लिया है, माहौल को देखो, कॉमेडियन हमेशा माहौल बनाता ही है। आप किसी भी माहौल में छोड़ दो कॉमेडियन को, आप वो कैसे ना कैसे करके अपने पे हंसा कर कुछ ना करके वो लोगों को पकड़ ही लेता है। उसके अंदर एक टैलेंट होता है, वो जो भगवान ने दिया होता है। कई बार ऐसा होता है, जैसे कि हम लोग शादी में, बर्थडे पार्टी में जाते थे, बहुत सारे कॉमेडियन हैं जो डरते आज भी, वो शादी के शो नहीं करेंगे, बर्थडे पार्टी नहीं करेंगे, कि वो बोलते हैं यार कोई सुनता नहीं है। लेकिन मेरा एक मेरा तजुर्बा बोल दीजिए, या मेरा एक एक्सपीरियंस बोल दीजिए। मैंने शुरुआत ही ऐसे लोगों से की है, बर्थडे पार्टी से, शादियों से। तो मुझे पता है कि किस आदमी को कैसे लाना है मुझे। अगर वो खाना खा रहा है तो उसको खाना, उसकी प्लेट घूमनी चाहिए मेरी तरफ, तो वो चीज़ मैंने वो सीखी है। नहीं तो आज बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो घबरा जाते हैं। अगर समझ लो उन्होंने एक जोक बोला, 2 जोक बोला, अगर पब्लिक ने नहीं सुना तो वो उतर जाते हैं, बोला नहीं कोई नहीं सुन रहा, मैं उतर जाता हूँ। पर मैं हूँ आधा घंटा तो करके ही आऊँगा, कोई सुने ना सुने। ऐसा कर दूंगा कि भले आप ताली मत बजाओ, लेकिन आपका अटेंशन मैं ऐसा दे दूंगा, मैं क्या कुछ तो कर रहे हैं, आइए कुछ कर रहे हैं। तो उसका सारा श्रेय मैं दूंगा, क्योंकि मैंने वो सारी चीज़ें पहले गालियाँ खाई है, उसके बाद तालियाँ मिली है। क्योंकि जहाँ मेरा जन्म हुआ धारावी में, वहाँ पे तो आप समझ सकते धारावी का क्राउड क्या होता है। तो पहले तो आपको गालियाँ मिलती है, जो दोस्ती होते हैं गाली वाले देने वाले। तो वो उसको इग्नोर करते हुए आप अपने काम पे फोकस देना, तो ये बहुत आपको पक्का कर देता है कि मुझे वो नहीं सुनना है, मुझे ये सुनाना है। कई जगह ऐसा एक तारदेव की तरफ शो कर रहा था मैं। बहुत ही एक ज़माना था जब आपस में ये मंडल शो कर रहा था, दूसरा मंडल आके उसका शो खराब करना, मतलब एक बहुत चलता था कि मुझे ये मंडल का खराब करना है, हमारा हमसे बेटर शो इनका नहीं होना चाहिए। वो क्या करते थे ऐसा आकर, तो एक बंदा था वो बीच में, उसने मुझे गाली दे दी। मैं जानता था कि इस बंदे ने गाली दी, बहन की गाली दी। वो सबको कमेंट, लड़कियों को कमेंट कर रहा है, लड़कियों के कपड़ों पे कमेंट कर रहा है, उनको क्या क्या मैं बोल नहीं सकता हूँ आपके चैनल पे, बहुत खुला गाली दे रहा था पब्लिक में। मैंने बोला बेटा तुम मेरे टाइम पे बोलना है, क्योंकि मेरे हाथ में माइक होगा और मैं तेरी बैंड बजा दूंगा मैं। और उसने मेरे टाइम पे बोला। मैं जब लालू प्रसाद बन के सब घूमता हूँ तो मैंने पूछा बताओ कौन दिखता हूँ, तो उसने बहन पे गाली दी, बहन के ऊपर। अब मुझे पता है इसी बंदे ने दी, लेकिन मैं भी जानबूझ के अनजान, क्योंकि मैं पॉइंट करके करूँगा तो झगड़ा हो जाएगा। बड़ा दोस्तों, अभी आपने सुना होगा किसी बंदे ने मुझे बहन पर गाली दी है, सबने सुना है। जिसने भी बोला जरा कान खोल के सुन ले भाई, आपकी बहन मेरी बहन है। अब अगर आप गाली दोगे तो मुझे एक्सेप्ट है। वो चुप हो गए। उसके बाद सारे लड़के उस पर हंसने लगे। पीछे आया वो मेरे पास, मतलब मेरे को मारने के लिए आया। कुठं राहतो तू, कुठं तू, जैसे मैंने बोला धारावी म्हणून जी, धारावीला राहतो म्हणून। अच्छा, मतलब चला देखो धारावी का नाम इतना था, दहशत थी, लेकिन धारावी में बहुत अच्छे टैलेंट है, बहुत अच्छे ऑफ कोर्स। वो एक डर था धारावी का नाम, लोग टैक्सी वाले आते नहीं थे। वीआईपी जी, ये सेम इंसिडेंट से मेरे माइंड में क्वेश्चन आ रहे, कभी ऐसा हुआ है कि आप बहुत मुश्किल सिचुएशन में फंसे और सिर्फ आपकी कॉमेडी की वजह से आप बच के निकल गए? होता है ना। देखो कभी कभी क्या होता है, कुछ एरिया होता है, अभी एक कभी साउंड की दिक्कत थी, साउंड का प्रॉब्लम था। हम वहाँ पे ना सिंगर ढंग से गा रहा था और ना ही म्यूजिशियंस बजाना पा रहे थे। तो शो था मझगांव में। अच्छा। सब भड़का हुआ था सामने वाला बंदा कि इनका आर्टिस्ट का पैसा लटकाने का, सब आर्टिस्ट के चेहरे उतरे हुए, और वोल्टेज का प्रॉब्लम था। आर्टिस्ट सारे अच्छे थे। उस समय मेरा दिन अच्छा क्या था कि सिर्फ
मुझे अकेले को माइक लगेगा तो वोल्टेज मुझे अच्छा मिलेगा। अगर मैं सबको म्यूजिक सबको दूंगा माइक तो वोल्टेज कम हो जाता है। तो वो शो उस दिन मेरी वजह से बचा, मेरी वजह से नहीं, कॉमेडी की वजह से बचा। कॉमेडी की वजह से होती। और जो बंदा था, जो मेन नगर सेवक था वहाँ का, वो खुश हो गया, इतना खुश होगा, मैंने उसको इतना उसकी मतलब लाल कर दी इतना मस्का लगा दिया कि हम सारे आर्टिस्ट, जितने आर्टिस्ट थे ना, सबकी पेमेंट मिल गई। तो हर आदमी नाम का भूखा होता है। तो वीआईपी जी, जब आप धारावी में थे, बिल्कुल, और आप ये शोज़ करते थे जहाँ पे इतनी छोटी छोटी चीज़ें इतनी मुश्किल थी, तो मैं वही, हर किसी का ख्वाब होता है कि आप टेलीविज़न पे आएँ। फिर जब आप टेलीविज़न पे आए, आपने मल्टीपल शोज़ किए और पूरा देश आपको जानने लगा। थैंक यू सो मच। वो जर्नी और वो फीलिंग के बारे में बताइए। जर्नी मेरी, देखिए देखा जाए तो जर्नी मेरी इतनी है, 37 ईयर्स की जर्नी है मेरी, 37 ईयर्स की जर्नी है, तो वो इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होगी। पर मैं आपको कुछ पॉइंटर बताता हूँ कि कहाँ से आया हूँ, कैसे आया हूँ मैं। जैसे कि मैंने कहा कि 150 रुपये लेता था मैं जी। तो उस समय डैडी की डांस पार्टी थी। तो डैडी की डांस पार्टी में आप काम कर सकते हो क्योंकि आपके फादर की डांस पार्टी, लेकिन आपको और आगे जाना है, ऑर्केस्ट्रा में काम करना, मतलब आप सोचो यशराज फिल्म में काम करो। जैसे आज की डेट में कॉन्सर्ट्स को माना जाता है, उस टाइम पे वो ऑर्केस्ट्राज होते थे। बिल्कुल, मतलब ये फिल्म में करना, यशराज की फिल्म में करना, तो ये था। तो ऑर्केस्ट्रा काम करना बहुत बड़ा बात है, जाना कैसे जाना है। तो मैं जिस मोहल्ले में रहता था, मेरे सारे दोस्त वो कैटरिंग करते थे और रोज आके शाम को बोलते थे, अरे यार कल फलाना एक्टर आया था, अरे कल ये आया था, कल ये स्टार आया था, कल वो स्टार आया था। मैं सुनता था यार कौन आया था। तो मैं समझ गया कि मुझे वेटर का काम करना पड़ेगा, मुझे कैटरिंग में घुसना पड़ेगा, तब जाके मैं कॉन्टेक्स्ट बढ़ा मेरा। तो मैं एज ए वेटर बन के मैंने लोगों को पानी पिलाया, खाना खिलाया। पहले देखता था कि मेन आदमी ये है, मैं सर चाय लेंगे, सर ये लेंगे, नाश्ता वो लेंगे। फिर मौका देखते ही सर मेरा थोड़ा टैलेंट है ज़रा देख लो आप, तो उसको टैलेंट दिखाता था मैं। तो हालांकि किसी ने कुछ किया नहीं, सबने टाइम पास किया, लेकिन उनके साथ जो लोग होते थे तो उसमें से एक आध नोटिस करता था, यार अच्छा यार ये, तो नंबर मांग लिया। और नंबर भी देखो, मेरा पड़ोस में एक पड़ोस का नंबर, वो केयर ऑफ नंबर होता था, वो इनकमिंग आने के 2 रुपये चार्ज करता था। मतलब मेरा फ़ोन आता था, लिखा जाता था कि आज वीआईपी तेरे इतने फ़ोन आए, तो एवरी हफ्ते में उनको पैसे देता था मैं, आने के, करने के नहीं, आने के। ऐसे भी दिन देखा। फिर बाद में बोला पैसे नहीं थे, क्योंकि तो उस समय हमारे शोज होते थे गणपति, नवरात्रि, यही पूरी साल में हम लोग इनका वेट करते थे। हाँ, कुछ इवेंट, मतलब अप्रैल में आएगा तो चलो अप्रैल में अपना अम्बेडकर जयंती, शिव जयंती थोड़ा आ गया, फिर गणपति आएगा, गणपति में शो होगा, फिर दिवाली में आएगा, तो बाकी दिन तो आर्टिस्ट घर पे होता था। और पहले तो लोग ऑर्गेनाइजर बुलाने आते थे घर पर, मतलब ढूंढते थे कि फलाना आर्टिस्ट वहाँ रहता है। अब देखो पहले फ़ोन तो होता नहीं था, मोबाइल वगैरह, इतना ये होता था कि आपको नाम से पहचानते थे लोग। अगर मैं बोलूँगा आप फलाने अड्डे पे आके खाली पूछो विजय पवार बोलो, तो आपको घर तक छोड़ेगा आदमी। मतलब ये इतना हमारे अंदर वो था, अरे जाओ उधर, खाली उधर आके होटल की तरह आके पूछ, मेरा नाम बोलते को घर तक छोड़ेगा वो। अरे ये होता था। अभी तो पूछते कौन, क्या करता है, क्यों करता है। तो विजय जी, जब वो बच्चा जो वेटर बन के कोशिश कर रहा था कि कहीं तक मेरा टैलेंट पहुंचे, जब आप टेलीविजन तक पहुंचे और उसके बाद देश के एक कोने तक पहुंचे, वो आपको कभी लगा था आप ये सफ़र तय कर पाएंगे? और आपकी लाइफ का सबसे सरियल मोमेंट कौन सा था जब आपको लगा कि ओ माय गॉड, मतलब ये हो गया वाकई, मैं कर मतलब आई हैव अराइव्ड काइंड ऑफ अ फीलिंग? कब हुआ आपको? देखिए सफ़र जो भी था, मेरा सफ़र इतना आसानी से मुझे नहीं मिला है। करेक्ट। और आपको लोग, अच्छे लोग मिलते हैं, बुरे लोग मिलते हैं। एक इंसिडेंट बताता हूँ मैं, जैसे मैं बर्थडे पार्टी, उस समय मेरी पेमेंट हो गई थी कुछ 400-500 रुपये, मतलब 150 से 400-500 रुपये हो गए थे उस समय बर्थडे पार्टी में। मतलब मशहूर था मैं कि भाई फलाना आर्टिस्ट को ये बहुत माहौल बना लेता है। और सोचो ना, इसलिए मैं 2-2 दिन में 3-4 शो कौन कर सकता है, पॉसिबल नहीं मतलब। और मेरे मजाक भी लोग, हमारे कुछ कॉमेडियन, जो नाम नहीं बोलूँगा, वो मेरा मजाक उड़ाते थे पीछे से, ये झूठ बोलता है, इतने शोज़ नहीं होते, शोज़ होते नहीं है। फिर यार ये, क्योंकि मैं जब भी लिख रहा था, जैसे बुक थी मेरे पास ऐसी छोटी, इसमें एड्रेस लिखता था मैं, आज यहाँ पर है। और लकीली भगवान देखो मेरे को, अगर आज अंधेरे में शो है ना एक, तो नेक्स्ट शो गोरेगांव में, 3rd मल्लाड में, मतलब ऐसे होता है। ऐसे नहीं कि अंधेरी है तो फिर वाशी, तो मैं नहीं कर पाऊँगा, मतलब लकीली मुझे ऐसे शो मिलते थे। तो लोग मेरा मजाक उड़ाते थे कि अभी वीआईपी आएगा, अभी एक पर्ची निकालेगा और बोलेगा देख यहाँ शो है।
तो लोग हंसते थे, सारे हंसते थे। मतलब क्यों हंस रहे हो? बोला बोला यार, फिर एक बंदा होता था दोस्त, बोला यार तेरे आने से पहले बोल रहा था ये आएगा और तूने वही किया आगे। मतलब जिसको लग रहा है मेरा शो नहीं है, मेरे साथ चलो। तो बंदे को मैं मेरे बाइक पे लेके गया, आज एक काम करो ठीक है, तेरा अभी मैंने आपका शो यहाँ पर है। बोला मेरी एंट्री कितना टाइम है, आप अभी दे रहे हो या नहीं दे रहे हो? बोला बाद में दोगे ना। तो ये समझ लो ये बोल रहा है, तो इनको लेके गया मैं साथ में, चलो भाई शो करके आया मैं। और पूछा भी कि पूछ ले दिन का शो चालू हुआ कि नहीं हुआ। आगे तीसरा शो फिर वापस एंड में आया, तो तब इसको यकीन हुआ नहीं भाई ये सच बोल रहा है, 3 शो करके आया है। तो मुझे बताना नहीं था कि मैं 3 शो करता हूँ, वो मेरा काम था। काम देखो, आपका काम ही आपको काम दिलाता है। अगर आप अच्छा काम नहीं दोगे तो कोई नहीं मिलेगा। एब्सोल्युटली। तो उन दिनों जब 400-500 रुपये थे मेरे पास, तो एक हादसा हुआ मेरे साथ बर्थडे पार्टी में। जैसे कि आपने बुलाया, आपके घर में फंक्शन है, आपने बोला वीआईपी बहुत अच्छा काम किया, लीजिए खाना खा लीजिए आप। और मैं खाना खाने के लिए प्लेट उठाई थी मैंने, तभी एक बंदा आया उसी की फैमिली से, उसने मेरे हाथ से प्लेट छीन ली। बोला भाई ये आर्टिस्ट के लिए खाना नहीं है। ओह। और वो जो मतलब वो पल जो था ना मेरे लिए बहुत ही मतलब इतना मैं रोया हूँ मैं, क्योंकि किसी भी आर्टिस्ट के हाथ से प्लेट छीनना, क्योंकि आपके घर में किसी के भी हाथ से प्लेट, आपके बच्चे का बर्थडे है समझ लो, तो आप क्या क्यों कर रहे हो बर्थडे? कि मेरे बच्चे को ब्लेसिंग मिले, दुआएं मिले। आपके बर्थडे में जो भी आया, आपके बच्चे के बर्थडे में, चाहे फूगाने वाला आया हो, चाहे वेटर हो, चाहे कोई भी हो, आपके घर में आया है, आपके फैमिली से मतलब उस दिन आया आपके घर में काम करने के लिए। उस समय जब मेरे हाथ से प्लेट छीनी, मैं यकीन मानो मतलब पैर से जमीन सरक गई एकदम, और मैं मन में इतना रोया। तो तभी मैंने बोला यार इसने मेरी औकात दिखाई है, ये मेरे लिए भगवान है। ये जो बंदा आया प्लेट छीनी ना, इसने मेरे को जगाया है कि तू इस काबिल बन कि तू लोग तेरे को खाना ज़बरदस्ती खिलाए। तो उसको मैं थैंक यू बोलता हूँ जब भी कोई भी माध्यम से मेरा ना, इसी माध्यम से बोलूँगा, जो भी बंदा था वो जिसने मेरे हाथ से प्लेट छीनी थी, थैंक यू सो मच मेरे भाई। अगर आप वो प्लेट नहीं छीनते तो शायद मेरे अंदर जोश नहीं आता था वो, और मैं इस मुकाम पे नहीं होता था मैं। तो ऐसे लोगों को भी सलाम करना चाहिए। ये आपके वेल विशर होते हैं जो आपको थू तड़ाक करते हैं ना। जो लोग कभी कभी अपने आपका सीनियर कभी आपके साथ मस्ती करता हो, आपको बहुत काम कराता हो, ये कर गाली देता हो, आप झेलो, क्योंकि वही गाली आपके काम आएगी। वो आपको प्रोत्साहन देती है, वो आपको काम करना सिखाती है। और ये काम करना सिखाया आप, नहीं तो मैं वही अपने 800-2,000 वाले काम करता था। मेरे अंदर वो पावर है। अरे आज देखो, आज भी ऐसा होता है ना, जब शादी फंक्शन में जाता हूँ तो आज पहले बोलते हैं अरे क्या खाएंगे आप, ले लो ना क्या लो। अरे हमारे स्टूडियो में हमें समझ नहीं आ रहा था वेलकम कैसे करें और क्या खिला दो और क्या पिला दो। तो पर देखो आज भी आप जाओगे ना, ऑर्केस्ट्रा जो होती है, हमारे म्यूजिशियन जो होते हैं, आज भी उनको कोई चाय पानी नहीं पूछता है। करेक्ट। देखो आर्टिस्ट को क्या चाहिए, चाय मिल गई ना, वो Energyful। मतलब एनर्जी फुल होता है, वो आप काम अच्छे से करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, जैसे कि भी इस फंक्शन में आया हूँ मैं, तो मैं सेलिब्रिटी हूँ, लेकिन बेचारे जो म्यूजिशियन वो नहीं है, जो दूसरे मेरे उस समय के मेरे दोस्त है जो सिंगर है, वो सेलिब्रिटी नहीं बने, वो बोल नहीं सकते पार्टी को सर चाय मिलेगी नहीं, कतराते डरते। लेकिन वहाँ पर मैं भी खुल के बोलता हूँ। जैसे कोई मुझे पूछना है सर चाय लेंगे, 1 मिनट, नो चाय लेके आना, मतलब सबका मैं काउंट मैं बोल देता हूँ, क्योंकि मुझे मना नहीं करेगा वो। करेक्ट। और वो फिर जो ब्लेसिंग इनकी लगती है, जो हमारे म्यूजिशियंस की है, वो काम आती है। वीआईपी जी, एक्चुअली आपने ये जो इंसिडेंट बताया, ये अक्सर देखा गया है कि जब हम कमेडियंस को देखते हैं तो हमको लोग काफ़ी इंसेंसिटिव होते हैं, क्योंकि उनको लगता है आपको किसी बात का फ़र्क नहीं पड़ता, आप तो हंसते ही रहते हैं। तो कई बार लोग भूल जाते हैं कि आप लोग भी एक रेगुलर ह्यूमन बीइंग हैं जिनको फ़र्क पड़ता है। आपको भी उतना ही प्यार और रिस्पेक्ट चाहिए जितना किसी और को चाहिए। कि मतलब जस्ट बिकॉज आप कॉमेडी कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप स्वाभिमान घर पर रखें। कभी ऐसा भी हुआ है कि आप हंसने की पोजीशन में नहीं है, या आपको लगता है कि कल मैं कोई शो नहीं कर सकता, मैं हंस नहीं सकता, मैं हंसा नहीं सकता, फिर भी आपने जाके कमिटमेंट की वजह से कोई प्रोजेक्ट किया? होता कमिटमेंट, बल्कि सभी को, मेरे कॉमेडी में नहीं, हर लोगों को अपना काम जो लिया है उसको कमिट पूरा करना चाहिए, क्योंकि हमारे साथ कई लोग जुड़े होते हैं। सपोज अगर आज मैं नहीं आता, आज आपकी पूरी टीम जुड़ी हुई है। करेक्ट। आप जुड़ी, आपने अपना समय निकाला। तो एक किस्सा बता रहा हूँ, कॉमेडी सर्कस कर रहा था मैं, और मेरी माँ का देहांत हुआ। तो मुझे फ़ोन आया आज रात को कि भाई आज माँ नहीं रही, मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ, राजस्थान गया हूँ मैं, वहाँ जाके क्रियाक्रम मेरा नेक्स्ट सेम डे रात को निकल गया हूँ, सेम डे रात को वापस आ गया हूँ मैं, और अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग मैं शूट कर रहा हूँ मैं। और यकीन मानो मैं मतलब रो रहा हूँ मैं, क्योंकि माँ को मैंने ठीक से देखा नहीं।
कलाकार के लिए बहुत कठिन होता है। लेकिन उस दिन शायद मेरे माँ का आशीर्वाद था मेरे साथ। मैंने दोनों एपिसोड में 10-10 नंबर लिए। मतलब कहते हैं ना कि सब मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट एपिसोड हुआ। अगर आप वो एपिसोड उठाकर देखो, वो कम से कम 22 मिनट का एपिसोड था। वो 16 मिनट, चैनल हमेशा 4 से 5 मिनट रखता है किसी भी आर्टिस्ट का, लेकिन उन्होंने 16 मिनट रखा। बोला क्या काटे, ये काटे, वो काटे, सारा बेस्ट है। मैं चैनल ही पागल हो गया। और मैंने किसी भी जज को नहीं बताया कि मेरे साथ हादसा हुआ, मेरी माँ गुजर गई, कुछ नहीं बोला। क्योंकि क्या होता है, फिर जब वो आपको मुझे तब स्टैंडिंग मिश मिली थी, मैं फिर मुझे लगता था कि मैंने बताया तो मुझे शायद सिंपैथी मुझे सिंपैथी नहीं चाहिए थी। बट बहुत ये कोई भी कलाकार, मतलब मैंने देखा था फिल्म में राज कपूर साहब के साथ हुआ ही। मतलब यार ये फिल्मों में था, लेकिन जब रियल में हुआ ना, तब मैं बोला यार वाकई में कलाकार की लाइफ बहुत, ऊपर से हंसाना यार, हंसाने का काम बहुत, मतलब क्या आप कुछ भी देखो दो यार। एक होता है आपके घर में आप तो मैं लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप कितने भी बिजी रहो, मैं जानता हूँ कि कल मेरे बच्चे भी बिजी होंगे, सबको रहना है, क्योंकि ये दुनिया से हमको लड़ना है, हमें कमाने के लिए दौड़ करनी है, सब कुछ करना है। लेकिन थोड़ा समय अपने पेरेंट्स को ज़रूर देना, क्योंकि जब खो दोगे ना तब याद करोगे आप कि यार काश मैं बैठ जाता उनके पास, पूछ लेता। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। खैर ये ज़िंदगी का दस्तूर है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि कल मेरे बच्चे भी भाग दौड़ करेंगे, मुझे भी समय नहीं देंगे वो। लेकिन काश ऐसा हो जाए कि भगवान सबके पास सब कुछ हो, सब लोग अपने पेरेंट्स को टाइम दे, सब लोग अपने माँ बाप के साथ बैठे बातचीत करें, ऐसा वक्त आ जाए। कब होगा पता नहीं। वीआईपी जी, अगर मैं आगे बढ़ूँ और नॉर्मली हम लोगों को हंसाते हैं, पर आप लोगों की लाइफ में भी बहुत सारे हार्ट ब्रेक्स के ऐसे इंसिडेंट्स होते रहते हैं। मेरे होमवर्क के हिसाब से मुझे ये पता चला कि एक बार ऐसा भी हुआ कि बहुत बड़ा कॉमेडी शो आया जिसमें से आप सिर्फ इसलिए रिजेक्ट हो गए क्योंकि आप मिमिक्री करते थे। बिल्कुल सही कहा आपने। उस शो का नाम मैं नहीं बोलूँगा मैं जी। तो जब मैं ऑडिशन के लिए गया तो मुझे बोला यार आप खाली मिमिक्री कर दो जी। अब मैं कैसे बताऊँ कि मेरा स्ट्रेंथ ही मिमिक्री है, ऊपर वाले ने मुझे मिमिक्री ही दी है और उससे मैं खेल सकता हूँ, जो कुछ मैं मिमिक्री साथ कर सकता हूँ मैंने नहीं, आप मिमिक्री करते हो आप नहीं रहोगे। और मुझे रिजेक्ट कर दिया। कोई बात नहीं। फिर सोनी टीवी पर एक शो आया कॉमेडी का बादशाह हंसेगा इंडिया, बैक टू बैक 6 बार जीता मैं। एक को हराया मैंने, पगड़ी पहनी, दूसरे को हराया फिर पगड़ी पहनी, तीसरे को ऐसा कैसे 6 बार जीता मैं। फिर सोनी टीवी ने सोचा कि यार इसको लेते हैं, मतलब एज ए सोनी का आर्टिस्ट बन गया मैं। तो उनका एक शो आया कॉमेडी सर्कस। अब उस शो की वजह से, मतलब उस शो में मैं था और मिमिक्री की वजह से, मेरी वजह से नहीं, मिमिक्री की वजह से दूसरा शो फ्लॉप हो गया उनका, सामने दूसरा शो फ्लॉप हो गया। तब मुझे लगा कि यार मिमिक्री में कुछ है यार, कुछ है। अच्छा चलो मैं मिमिक्री की बात बताता हूँ। मैं मिमिक्री करना बहुत, ये जो जॉनी साहब ने मुझे बताई थी, जॉनी जी ने, कि मिमिक्री ऊपर वाले की देन है। आप उन लोगों की आवाज़ निकाल रहे हो जिनकी आवाज़ निकालना बहुत मुश्किल है, और उनकी आवाज़ निकाल के आप लोगों को सामने उनको ज़िंदा रख रहे हो जो इस दुनिया में नहीं है। करेक्ट। तब से मैंने सोच लिया नहीं भाई ये बात करेक्ट है। और दूसरी बात, वीआईपी खाली मिमिक्री नहीं करता, बड़े बड़े एक्टर भी मिमिक्री करते हैं, मैं प्रूव कर सकता हूँ। ये उन एक्टर को भी नहीं पता कि वो किसकी मिमिक्री करते हैं, उनको खुद को नहीं पता है वो किसकी आवाज़ है, लेकिन मुझे मालूम है। ये सब मैं मिमिक्री करके मैंने पता लगा आज इस रात से जरा पर्दा हटा दीजिए। बिल्कुल, आप लोग भी हैरान हो जाओगे कि वाकई में ये सच बात है। बड़े से बड़े एक्टर दूसरे की कॉपी करता है, लेकिन उनको नहीं पता है, मुझे पता है। अब जैसे अक्षय कुमार कॉपी करते हैं अमजद खान साहब को, दोनों आवाज मैच हो जाएगी। आप खाली सुनिए, सबसे पहले मैं अमजद खान की आवाज निकालूं और बीच में अक्षय कुमार कब आएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। यहां से 50-50 को जोर, जब गांव में कोई बच्चा रहे तो बाबू भैया समझा दो, पहले बोला डोंट एंग्री मी। आपको पता चला ये आवाज कौन सी कब आ गई। शाहरुख खान कॉपी करते डॉक्टर श्रीराम लागू, पुराने एक्टर,
ओके लेजेंड एक्टर डॉक्टर श्रीराम लागू। चा अरे कूद रहा तू, मेरे को दारू का पैसा नहीं दिया, अरे कीड़ा पड़ के मरेगा तू, ए तेरे को बोला ना रे सुनता नहीं तू, ए पता नहीं चला ना। फरहान अख्तर कॉपी करते हैं राजेंद्र कुमार, सिल्लू जुबली एक्टर, या पहले राजेंद्र कुमार। ये कैसी भट्टी है जिसमें मैं जल रहा हूँ, मेरी बीवी जल रही, मैं नहीं मारता, दिलों में बेताबी लेकर चले हो तो जिंदा हो तुम, ख्वाबों में बिजली लेकर चले हो तो जिंदा हो तुम, सर दोनों में से आओ, थैंक यू सो मच। ओह माय गॉड, दैट्स क्वाइट अ रेवोल्यूशन। ये उनको भी नहीं पता है कि ये उनकी कॉपी करते हैं, लेकिन मुझे पता है क्योंकि मिमिक्री करके मुझे एक पता नहीं ऊपर वाले ने ऐसा ज्ञान दे दिया है कि जा तथास्तु कुठे अस्तु। मैं पर वीआईपी जी आपसे जानना चाहूंगी कि जब आपकी जिंदगी का जो सबसे बड़ा टैलेंट होता है, जैसे आपने कहा कि यू वर गिफ्टेड मिमिक्री आर्टिस्ट, वो आपकी स्ट्रेंथ थी, और उसके बाद आप एक शो के लिए जाते हैं, इतना बड़ा शो हो रहा है और उसमें आपको बोला जाए अरे यू आर नॉट गुड फॉर इट, है ना, आप शो के लिए फिट नहीं है क्योंकि ये जो आपका टैलेंट है इट्स नॉट वर्थ। वो जो हार्ट ब्रेक है, क्योंकि अक्सर हम जिंदगी में ख्वाब देखते हैं, हम रिजेक्ट होते हैं, उसको आपने कैसे डील किया और कैसे कम बैक किया कि आपने बैक टू बैक 6 शोज जीते कॉमेडी के, 6 सीजन जीते, वो कैसे किया आपने? देखिए इसमें सारा योगदान दूंगा मेरी वाइफ को। आप सोचो कि वाइफ को ऐसे योगदान क्यों दे रहा है, क्योंकि जब भी मैं कोई मिमिक्री सीखता हूँ तो मैं उस पर प्रयोग करता हूँ। अच्छा, नाना पाटेकर, मेरी वाइफ पागल हुई थी नाना पाटेकर, मैं उठते बैठते आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने के लिए, हाँ खाना चाहिए मालूम है देरी हो गई, अरे भगवान के दिए सब कुछ है, दौलत है शौहरत है, अरे बाबा हाँ ठीक है, एक बार 2 बार। तो देखिए जितना एक्टर होता है उतना ही उसकी फैमिली भी सेक्रीफाइस करती है। मतलब बच्चों को अगर जो भी आज जो कुछ मिला है, जो कुछ पढ़ रहे हैं बच्चे, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ मैं इतना जी, और मैं लोगों को कहूँगा पढ़ना बहुत ज़रूरी है, एक्टर तो बनो आप, पहले पढ़ाई जी, तो मेरी वाइफ ने बच्चों को इतना संभाला है, उनको पढ़ने में बोलो। मैं बताना चाहूँ, मैं 3-3 महीने जब मेरे बहुत बुरे हालात थे, 3-3 महीने 4-4 महीने 6-6 महीने के लिए मैं दुबई में जाता था। दुबई में एक रेस्टोरेंट में प्रोग्राम करता था मैं, वहाँ पे भी देखो लड़कियों को डांस सीखता था, वहाँ पे लड़कों को कोई देखता नहीं था, लेकिन मैंने वहाँ मेरी जगह बनाई कि कॉमेडी का एक लेकर आया मैं। ये जो आज आप देख रहे हो मिमिक्री में जो 50 आवाज़ जो मैं सीखा हूँ मैं, ये मैंने पैदा की है। मिमिक्री मेरी जागीर नहीं है, लेकिन ये जो लेकर आया मैं नॉन स्टॉप, जी नॉन ये स्टॉप मैंने दुबई से सीखा। कैसे? अब मुझे पता था कि अभी जितने भी सारे शराबी होते थे जो बैठे थे, आपकी ऑडियंस जो होती थी शराबी होते थे, क्योंकि वो लड़की का डांस देखना है, अब उनको इंगेज करना कैसे, वो आना चाहिए आपको। तो मैं बोला अभी मुझे कौन सुनेगा, आप उन्हें प्रैक्टिस ग्राउंड की तरह इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल, ये मेरे ये क्या बात है, मतलब अगर आप कहीं एज एन आर्टिस्ट किसी ऐसे फेज में फंस जाएं दैट यू आर नॉट एंजॉयिंग इट, तो आप उसे एज अ प्रैक्टिस ग्राउंड मैं उनको एंगेज कर देता। मुझे पता है, देखो सीधी सिंपल सी बात है, वो जो ऑडियंस मेरे लिए आई है वो आई है लड़की के लिए, डांस कर रही है वो, क्योंकि उसमें पैसे उड़ाए जा रहे हैं। अब मैं तो लड़का हूँ, तो मैं क्या करता था, मैंने नर्स पकड़ ली तो मैंने सीधा पकड़ता था, सर आपका फेवरेट एक्टर बोलिए, कौन सा एक्टर, सर बोलिए। तो ये अच्छा शाहरुख खान, ए बोला, तो सर आपका बोलिए, तो ये इन्होंने मिथुन ये, तो मैंने इन दोनों को इंगेज कर दिया, तीसरा ऑटोमेटिकली इंगेज होता था। तो ऐसे टेबल से फरमाइश आती थी ये वो। तब जैसे मैं अभी आपने शाहरुख खान बोला तो सडनली आप कोई नाम बोल देना, कोई भी नाम बोल देना आप। अभी शाहरुख खान निकला, आपने बोला शाहरुख, बोला खड़े मेरी बात सुने, मेरी तो आप प्यार को तब सडनली बोल देना, विशु बोल देना, कुछ बोल देना, अचानक कोई भी जो भी एक्टर मन में बोल देना आप। हाँ जोर से बोल देना, अरे कमाल करते यार, आए और देखे तो कितना, तो ये किसी ने बच्चे ने बोला अरे भाई कमाल की बात करते, तो मुझे लगा कि यार ये कुछ अलग आइटम है कि इन्होंने यहाँ से ये बोला, यहाँ बोला, तो मैंने लिखना शुरू किया, 1 आवाज़ 2 आवाज़ 15 आवाज़, तो नॉन स्टॉप करने लगा मैं, फिर 20-25 आवाज़, फिर 52 वॉइस मैं स्टेज पर लेकर आया हूँ, ऐसे 150 के ऊपर आवाज़ निकालता हूँ। तो ये चीज़ मैंने पैदा की और मैं फ़ख्र से बोल सकता हूँ कि मिमिक्री का दौर जो ये वाला है, लिस्ट वाला, ये तो एक समय था। आप देखिए एक ही डायलॉग होता था, आइए दोस्तों, करेक्ट, अग्री, ये डायलॉग था, रिश्ते में तुम्हारे बाप के नाम है शहंशाह, ये डायलॉग बच्चन ने बोला है, ये डायलॉग नाना पाटेकर कैसे बोलेंगे, तो नाना पाटेकर, ये डायलॉग मिथुन कैसे बोलेंगे, ये डायलॉग धर्मेंद्र कैसे बोलेंगे, तो इससे ना लोग भी बोर हो गए थे। तो ऐसा नहीं मैंने किए सब, नहीं ऑफ कोर्स जो कंट्रीब्यूशन है वो है। तो फिर मैंने चेंजेस किया, मतलब क्योंकि तो पब्लिक, देखो हम पब्लिक के साथ चलना चाहिए हमको, ऐसे नहीं कि हम वहीं रहेंगे, पब्लिक को नया चाहिए। तो सडनली जब मैं पब्लिक को मैंने इंगेज कर दिया, टाक 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 टाक, पब्लिक को सोचने का मौका नहीं देता था, अच्छा ये आवाज़ वो आवाज़ ये आवाज़, तो इंगेज होते थे जी। तो इसके बाद काफ़ी लोगों ने शुरू किया ये वाला। कभी आपने अपने टैलेंट पे डाउट किया या ये डाउट किया कि शायद मैं
इसका करियर नहीं बना सकता, क्योंकि उस टाइम पे कॉमेडी इतना बड़ा करियर नहीं होती थी, प्रोफेशन नहीं होता था, आप सरवाइव कर लेते थे, इवेंट्स करते थे यहाँ वहाँ। तो कभी डाउट किया आपने? बिल्कुल डाउट नहीं किया, बल्कि मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं मिमिक्री करता हूँ, और मिमिक्री की वजह से देखो आज मेरी वजह से नहीं, मिमिक्री की वजह से आज कई लोगों के घर चल रहे हैं। और जो आइटम मैं करता हूँ लिस्ट वाला, जी बहुत सारे लोग करने लगे अभी। जी। ऐसा नहीं कि मैं भी जॉनी भाई के आइटम करता था स्टेज के ऊपर, सब लोग इसी वजह, लेकिन आज जब कोई मेरा आइटम करता है तो मुझे खुशी होती है कि यार मैं कुछ चीज़ नहीं लाया हूँ और लोग इसको फॉलो कर रहे हैं। आपका खुद का फेवरेट आइटम कौन सा है? मेरा खुद का फेवरेट एक्टर तो बहुत सारे आइटम है मेरे लेकिन एक मस्ती बताता हूँ मैं। जैसे कि हम लोग कभी जिस समय हम लोग शोज़ करते थे, एक किस्सा है, जैसे कि फिर बात बोल रहा हूँ मैं वो कि लड़कियों को अच्छा ट्रीट मिलता था, लड़कों को अच्छा नहीं मिलता था। वो ठीक है भाई, खूबसूरत होती थी लड़कियाँ, तो जो ऑर्गेनाइजर होते थे हमारे, ये हमेशा ना लड़कियों को एसी रूम और उसको बंदी को एक रूम, और हम जो लड़के थे उसको चार रूम, चार लड़के घुसेड़ देते थे, 4 लड़के। अब एसी भी नहीं होता था, पंखा होता था, लेकिन मैं चतुर थोड़ा सा, मेरा तो चतुर खोपड़ी थी मेरे। मैं बोला यार इसको एसी रूम दिया है, वो अकेले रुकी हुई है और हमको ऐसा, तो मैं बोला एक काम करता हूँ। तो मैंने क्या किया, वो लड़की जो थी हमारी, उसके डोर के बाहर एक कैंडल जलाया और ऐसा बुक के ऊपर रखा, कैंडल रखा, और यहाँ पे धागा बांधा, उसका दरवाज़ा खटखटाया, ठक ठक ठक। जैसे दरवाज़ा खोला, मैंने धागे से खींचा, ये कैंडल चल रही है, और मैंने मुंह से घुंघरू की आवाज़ निकाली। वो जो लड़की की हालत खराब हुई, मैं बोला अरे उधर तो कुछ तो गड़बड़ है। बोला हाँ वो 3rd फ्लोर पे ना भूत है, उधर है ऐसा कुछ सुना है मैंने, भूत है 3rd फ्लोर पे। वो लड़की बोली नहीं मेरे को तो रहने का नहीं। फिर सडनली हम लोग ऊपर और वो नीचे गए, हम सारे एसी रूम में, वो नॉन एसी रूम में होती थी। वाह। तो ये फायदा हुआ। वीआईपी जी, आपका जो कंटेंट है, क्योंकि आप इतनी आवाज़ें निकालते हैं और इतनी ज़्यादा शोज़ करते हैं, तो आप कैसे कंटेंट प्रिपेयर करते हैं, और जो आज की कॉमेडी है और उनका कंटेंट है उसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? कंटेंट जो था, जो नया चल रहा है जी, जैसे अभी कोरोना चल रहा है जी, तो यही कंटेंट हमको मिलता है। हमको ट्रेजेडी में कॉमेडी ढूंढनी है। आहा, बिल्कुल ट्रेजेडी में कॉमेडी ढूंढते हैं हम लोग। जैसे कि अभी आप देखिए, ऑक्सीजन की कमी थी, पूरा वर्ल्ड परेशान था, मतलब इंडिया, वर्ल्ड तो कहाँ, इंडिया ही परेशान था ऑक्सीजन से। तो ऑक्सीजन नहीं है, हर न्यूज़ पे ऑक्सीजन खत्म हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया। तो इसका सबसे बड़ा कारण है पेड़ पौधे कट गए, हरियाली जो थी वो गई, कंक्रीट बन गया पूरा, तो ऑक्सीजन कम हो गया। पहले के ज़माने में भरपूर ऑक्सीजन होता था, भरपूर पेड़ पौधे होते थे। तो उस ज़माने में, ये कॉमेडी कर रहा हूँ मैं, उस ज़माने में मुझे लगता है कि बड़े से बड़ा एक्टर, पहले के एक्टर ना ऑक्सीजन बांटते थे, जो उनका स्टाइल है। जैसे दादा मुनि अशोक कुमार, हाँ तुम भी लो, ये लो, मतलब ये लोग ऑक्सीजन बांटते थे। आर.डी. बर्मन भी ऑक्सीजन, दुनिया में लोगों को धोखा कभी हो जाता, ये भी ऑक्सीजन बांट रहे हैं। अमिताभ बच्चन जी ऑक्सीजन बांट रहे हैं, उस समय हम तुम्हारे बाप होते, नाम है शहंशाह। और आज पेड़ पौधे कट गए, कंक्रीट मतलब ऑक्सीजन कम हो गया, आर्टिस्ट भी होल्ड ऑन करके बैठे हैं। ऊपर से रामदेव बाबा आ गए हमारे। अच्छा। 4 बजे आके सांस अंदर लो, आधी ऑक्सीजन तो वो खींच लेते हैं। अंदर लो बोला, छोड़ो वाला बोला लिए। शिल्पा शेट्टी भी आ जाती है। जी। बस जब हम लोग उठते हैं 12 बजे 11 बजे उठते हैं, तब तक हमें ऑक्सीजन मिलता है नहीं। जी। तो ये ट्रेजेडी में हम लोग कॉमेडी ढूंढते हैं कि कॉमेडी कहाँ मिले। जी। वीआईपी जी, आपकी 3rd जनरेशन अब कॉमेडी में आने वाली है। ध्वनि जो कि आपकी बेटी हैं, वो भी कॉमेडी करती हैं। तो सबसे पहले जब उन्होंने आपको बताया कि वो इस इंडस्ट्री का हिस्सा बनना चाहते हैं, आपको खुशी हुई कि नहीं? क्योंकि हमारे देश में फीमेल कॉमेडियंस हैं नहीं। बिल्कुल सही बताया। लेकिन देखिए, मैंने मेरे बच्चों पर किसी पे मैंने कुछ थोपा नहीं, तुम ये करो वो करो। जी। वो स्कूल से दिख गया था अच्छा। कि ये कॉमेडियन ही बनेगी। मैंने नहीं बोला, मैंने तो उनको अभी भी बोल रहा, तुम्हारा जो मन हो, जो पढ़ना है, जहाँ जाना, आउट ऑफ इंडिया जाना, जहाँ जाना पढ़ना, वो करना, कुछ भी करो, तुम्हारी चॉइस होनी चाहिए। मेरी चॉइस नहीं कि मैं बेटा ये बनो। अब वो ऐसे एक्टर बहुत ब्यूटीफुल है, तो एक्टर भी अच्छी है वो जी, और कॉमेडियन बहुत अच्छी है वो। कॉमेडियन तो चलो उसके अंदर मेरे अंदर का टैलेंट ही उसके अंदर घुसा हुआ है,
वो तो जब वो 5th 6th में थी वो, तब से प्रिंसिपल की कॉपी करती है वो। अच्छा। जब पेरेंट्स को बुलाते थे तब मैं जब बात करता था, बैठी होती थी मेरे पास स्कूल में, एक्चुअली क्या है ना, योर डॉटर इज सो गुड वेरी है, तो मैं सुन रहा हूँ, ये ऑब्जर्व कर रही है मेरी डॉटर, बाहर आके बोलती डैडी वो ऐसे बोल रहे थे ना, यही ऐसे बोलो यार, सही कॉपी कैसे। तो वो टैलेंट बचपन से आ गया, मैंने नहीं सिखाया, वो आ गया, अंदर है। वीआईपी जी, हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पे लोग ये नहीं चाहते कि हमारी लड़कियां टीचर या डॉक्टर से ज़्यादा, लोग उम्मीद नहीं करते, मतलब पसंद नहीं करते कि वो ज़्यादा प्रोफेशन से एक्सप्लोर करें, कॉमेडी तो बिल्कुल भी नहीं। तो आपको कभी ऐसा लगा कि नहीं, मैं बोलूँ कि कुछ कोई और करियर परस्यू कर लो? नहीं, वो छोटी सोच जो होती ना, देखो अब सब देश तरक्की कर रहा है, एब्सोल्युटली। अब देश तरक्की कर रहा है तो आप लोग पीछे मत रहो, देश को पीछे मत ले जाओ, बल्कि देश को आगे ले जाओ। आप, मैं सिंपल सी बात है, जो लोग लड़का लड़की में भेदभाव करते हैं ना, कि बेटा होगा तो ये करेगा, बेटी की तो इसको इतना नहीं करना है, भाई बेटे की शादी होगी ना, वो अपनी बीवी के साथ सेट हो जाएगा। बेटी ना आपको बीमार होगी ना, तो पहले पानी देने वाली वही आएगी, सबसे पहले बेटी आएगी कि डैडी ये ले पानी लो। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ बेटा बुरा है, तो आप बेटा बेटी को छोड़ दो, आप दोनों को आगे करो, दोनों आपकी औलाद है और दोनों को आगे बढ़ाना है, बल्कि उसको ऐसा बनाना, बल्कि बेटे से ज़्यादा बेटी को आपको मजबूत बनाना है कि, क्योंकि मुझे मतलब बेटा मेरे पास रहेगा यार, बेटी तो पराया धन बोलते हैं ना, पराया धन जाने वाली है। करेक्ट। तो उसको आप कमज़ोर मत बनाओ, उसको मजबूत बना के भेजो उसको, कि वो लड़ सके, झगड़ सके, मस्त कर सके, मतलब अपने लिए लड़ सके वो, तो उसको मजबूत बनाओ। ऐसा नहीं कि यार वो बेचारी जाके नहीं मम्मी जी, नहीं डैडी जी, वो अरे यार उसकी ज़िंदगी है वो, और जितने दिन आपके साथ रहती है उसको दुनिया की सारी खुशियाँ उसको दो। क्या बात है। वीआईपी जी, आपने फिल्में भी की हैं। Yes. आपका ऑल टाइम फेवरेट मूवी कैरेक्टर कौन सा है? अगर अभी आपको और कोई मौका मिले, कोई स्क्रीन पे रोल प्ले करने का, कॉमेडी का, तो आप कौन सा रोल प्ले करना चाहते? देखिए, मेरा सबसे बड़ा मेरा सपना था कि मैं विलन का रोल करूँ। अच्छा। मैंने किया भी, राजस्थानी फिल्म की बेस्ट विलन का अवार्ड भी मिला मुझे, पक्की हीरोगिरी की मैंने। मतलब क्या होता है, कॉमेडी तो मैं करते आ रहा हूँ, मैं एक अंदर होता है ना कि अंदर है मैं करूँ, और एक होता है मुझे गे का रोल करना, वो भी मतलब खतरनाक वाला, ऐसे क्या बात है। क्योंकि मोस्टली कहता है गे में आप फनी करते हो, कॉमेडी करते हो, कुछ वल्गर आता है, वल्गर नहीं, गे में आपको ना एकदम ऐसे विलन करना है। तो मेरा सपना है कि ऐसा वाला गे करूँ जो डरे लोग। आप कुछ बताइए, क्योंकि ये दोनों का कॉम्बिनेशन ना सुना है ना एक्सपेक्ट करते हैं। नहीं ऐसा किया ना, आशुतोष राणा ने किया है जी। तो डर लगता है, देखो आज भी डर लगता है वो, तो पर इस टाइप का ही, लेकिन मेरा थोड़ा सा फनी भी होगा, डर भी लगेगा आपको, इस टाइप का कैरेक्टर है वो। और अभी मैंने एक वेब सीरीज में कहा है उनको, तो उनको पसंद आया, बोले यार ये कराएंगे आपसे में। क्या बात है। मतलब वो कहानी होगी कुछ इस टाइप की होगी कि पहले के ज़माने में देखो लड़कियाँ डांस नहीं करती थी, तो लड़के ही लड़कियां बन के डांस, लौंडे जो होते थे वही बनते थे। तो उनको कोई ठाकुर उठा ले जाता था लड़की के, उनके साथ अनाप से गलत सलत करता है, तब जाके वो विलन बनता है, उसके साथ वो हुआ है, वो सारी चीज़ें हुई है, तो वो स्टोरी है। और वो तब वो कैसे ठाकुर से बदला लेगा, वो एक बहुत ही ज़बरदस्त है। और ये मेरे लिए भी टफ होगा कि मुझे कैसे करना है, लेकिन टच हो जाता है। क्या बात। अभी हाल ही में मैंने एक वेब सीरीज़ की है, रामू बन गया हीरो। देखिए मैं हीरो बनने के लायक नहीं हूँ, मैं आपको पूछ लेती हूँ, वीआईपी जी, आपका कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट जो हम देख सकते हैं जिसमें आप हमें कॉमेडी करते हुए नजर आएंगे? बिल्कुल कॉमेडी भी करते नजर आएगा। मेरी अपकमिंग वेब सीरीज आ रही है, रामू बन गया हीरो। हाल ही में की मेरी, बस कुछ 20% बाकी है, सीन बॉम्बे के सीन बाकी है। इस फिल्म में आप मुझे एज ए एक्टर देखोगे। इसमें 17 से 18 बार विदाउट ग्लिसरीन में रोया हूँ मैं, क्योंकि कुछ सीन की डिमांड थी। जब अपनी बीवी को छोड़ता उस समय रोना है, दोस्त को छोड़ता उस समय रोना है। और एज ए एक्टर ये ऐसा लगता है कहानी मेरे पर है, क्योंकि जो हीरो बनना चाहता था ना, 17 साल में शादी होती है और उसके बाद 19 साल में बाप मर जाता है, तो उसकी सारी जिम्मेदारी घर पे खुद आ जाती है, और वो दब जाता है कि वो एक्टर बनना है जी। तो उसके अंदर एक्टर का कीड़ा भी है। वो फिर उसको जब मिलता है, परफॉर्म करता है, वो ढाबे पे परफॉर्म करता है, ढाबे पे फिर वो लोग, सच में एक रियल ढाबे पे परफॉर्म किया मैंने, और लोगों ने तालियां बजाया, और मैं ढाबे पे, वो सीन था रोने वाला, मैं रोया हूँ, लिटरली क्या रोया हूँ मैं। वो डायरेक्टर बोला यार क्या बड़ा हंसाते हंसाते क्या, तो रोया एकदम। तो वो इसमें मैं एज ए एक्टर आपको दिखा दूंगा, कॉमेडियन तो आपने देखा है। और चूंकि आपकी डॉटर भी अब इस प्रोफेशन में, क्या ऐसा हो सकता है कि फादर डॉटर डुओ को हम कभी देख सकें एक साथ? देख तो नहीं सकेंगे, सुन सकेंगे। बिल्कुल सुन रहे होंगे आप। दबंग कार्टून जी, कार्टून नेटवर्क पे दबंग एक आता है, उसमें मेरी डॉटर जो है ध्वनि,
वो सोनाक्षी सिन्हा की वॉइस कर रही है हाँ और उसमें मैं विनोद खन्ना की वॉइस कर रहा हूँ। अरे बेटा चला जा यहाँ से, देख चुलबुल तू अच्छी तरह जानता है। ये विनोद खन्ना साहब की आवाज़ है। जी और वो डॉक्टर ने मेरी सोनाक्षी की वॉइस की बहुत लोग पसंद कर रहे हैं, बच्चे लोगों का फेवरेट है। दबंग देखिए आप। तो वीआईपी जी, बिफोर वी मूव ऑन टू आवर रैपिड फायर क्वेश्चंस, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि एक इतना लंबा सफ़र, एक धारावाही का लड़का जो कि छोटे छोटे इवेंट्स, फिर ऑर्केस्ट्रा, फिर वेटर बन गया कि शायद कोई सुन ले, मौका दे दे, उसके बाद टेलीविज़न का इतना बड़ा फेस बने, आपने इतने सारे कॉमेडी शोज़ जीते, आपने फिल्में की एज अ कमेडियन, आपका हमारे देश में स्टैंड अप कॉमेडी में जो कंट्रीब्यूशन इज़ इमेंस, आप एक ऐसा आपने एक जॉनर पूरा क्रिएट कर दिया है मिमिक्री का, और पूरा देश आपको जानता है। इस इतनी लंबी जर्नी में वो एक मोमेंट कौन सा था जब आपको लगा ओ माय गॉड, आई थिंक आई हैव अराइव्ड, क्या ये वाकई हो रहा है, क्या मैं वाकई देश का इतना बड़ा कमेडियन बन गया हूँ? हुआ है जब कॉमेडी सर्कस का पहला एपिसोड आया जी उस समय, जैसे मैंने बोला 2,500-3 हज़ार शुरू हो गए थे पेमेंट लेने, तो मुझे कॉल आया, कहीं से नंबर मिला होगा कि भाई वीआईपी बोल रहा, हाँ बोल रहा हूँ सर, हमारा एक हैदराबाद में शो है, आपका पेमेंट क्या होगा? तो मैं मेरी वाइफ से पूछ रहा हूँ कितना बोलूँ, 5,000 बोलूँ, 10 बोलूँ, 10? तो बोला अरे नहीं 10 मत बोल, 5 बोलो, शो चला जाएगा हाथ से। बोला यार ठीक है। तो मैंने एक ऐसी गेम खेला, सर आपके साथ पहली बार काम कर रहा हूँ, आप बोलिए क्या पेमेंट देंगे? तो बोला सर हमारा ज़्यादा बजट नहीं है, 75,000 है। मैं क्या? बोला कितना कितना कितना? 75,000 और फ्लाइट का टिकट देंगे आपको ऐसे फ्लाइट। तो मैंने रिएक्ट नहीं किया, ऐसा नहीं बोला कि खुश नहीं हो, बोला ओके ओके ठीक है चलो करते हैं करते हैं। फ़ोन रखा मैंने, 75,000। मेरी वाइफ बोलती मस्ती कर रहा होगा कोई, बोला नहीं देखते। तो उसने अकाउंट नंबर मांगा, अकाउंट में पैसे आए, फिर फ़्लाइट में दिखा रहा हूँ कि मैं फ़्लाइट में बहुत जा चुका हूँ। मैं मतलब मैंने ऐसे दिखाया कि मैं बहुत फ्लाइट बैठ चुका हूँ मैं, क्योंकि मुझे एक बता दिया था बंदे ने कि खाली क्या करना, काउंटर पे जाना, काउंटर पे उधर ही पूछना कि किधर जाना है मेरे को। काउंटर पे गया, टिकट है, हाँ कहाँ जाना है सर, आपको उधर जाना है। फिर देखता हूँ आगे मुझे बस वो सब लिखा होता है, बोल पहुँच जाऊँ। देखा है कि मैं बहुत फ्लाई कर चुका हूँ मैं बहुत। फिर अड़ोस पड़ोस देख कर अच्छे से बेल्ट ऐसे लगा, मैंने लगा लेटा। मुझे ये नहीं देखा कि मैं नया हूँ कि मैं कैसे जाऊँ कहाँ जाऊँ। मैंने सब दो सीखने की मेरी चाह है, मैं कुछ भी सीख सकता हूँ मैं। भाई हाल ही में मैंने कुछ ऐसे सीखा है कि मैं लोगों के चेहरे बना सकता हूँ। जी आपका आप प्लीज इनका इंस्टाग्राम फॉलो करिए, ये काफी शॉक कर रहे हैं अभी अपने ऑडियंसेस को, फैंस को। जी बिल्कुल, ये अब मैं खुद मुझे खुद नहीं पता कि मैं, देखो सीखने की चाह रखनी चाहिए आप लोगों को। अभी मैंने हाल ही में, मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिएगा बिल्कुल, वीआईपी कॉमेडियन ऑफिशियल। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें ना मनोज कुमार, संजीव कुमार, जितने भी एक्टर आप सोच सकते हो वो सारे एक्टर आपको दिखने मिलेंगे यहाँ पर। और आपको कहीं भी वीआईपी नजर नहीं आएगा कि वीआईपी है, आपको लगेगा वही एक्टर है। मैं अपने मुँह से क्यों बड़ाई कर रहा हूँ यार, आप पहले फॉलो तो करो यार। क्या बात है। एक क्वेश्चन है मेरा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वीआईपी जी। फ्रॉम बीइंग अ फिलर टू बिकमिंग अ स्टार कमेडियन ऑफ द कंट्री, वो 100 रुपये से 10 रुपये से इनफैक्ट जो आपने शुरू किया था कि रात को गिनेंगे, अच्छा 10 20 30 रुपये, वहाँ से जब एक शो के यूँ कोई बोल रहा है कि सर सॉरी मतलब कम दे पा रहे हैं, 75,000 रुपये देंगे, इतना ये जो लंबा आपने जर्नी तय किया, आपके हिसाब से आपकी कामयाबी की सबसे बड़ी वजह क्या रही है? व्हाट्स द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस? देखिए मैं फिर बोलूँगा, मेरी वाइफ के बिना मैं सक्सेस नहीं हो सकता था जी। क्योंकि उसने सच में देखो घर को मैनेज कर रही थी, मुझे भी मैनेज कर रही थी वो। और मैं तो सो जाता था, वो फ़ोन पे वही अटेंड करती थी फ़ोन। तो शो डेट लिखना, क्योंकि मैं रात को, मैं क्या होता था शो पहले से बता रहा हूँ मैं, ट्रेन बंद होती थी तो पहली ट्रेन 4 बजे की फ्लाइट ट्रेन से आता था मैं घर पे आते थे। चौल में रहता था तो पानी भी मैं ही भरता था। मैं मॉर्निंग में अगर जल्दी आया तो पानी में भरता था मैं, क्योंकि बाहर नल होता था। अगर मैं लेट आया तो मेरी वाइफ सुबह तो उठ के वो पानी भरती थी, तो जो आ गया जल्दी पानी भर लेता था, पानी भर के। तो उसमें अब मैं सो रहा हूँ लेट में, तो सुबह जितने फ़ोन आएंगे सारी अटेंड वही करती थी, सब डेट वेट लिख लेती थी, सब उसको पता था कि मेरे शो कहाँ पर है कब है, वो बराबर ले लेती थी। मतलब किसी को डिस्टर्ब भी नहीं हुआ, किसी को ये नहीं पता चला कि यार ऐसा नहीं कि मुझे पूछने की ज़रूरत है, सर ले लो मैं बोल रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ, कन्फर्म है वो डेट की है। और मेरी वाइफ का वाकई में इतना योगदान रहा है, मतलब उसने बहुत सारे बलिदान दिए, मतलब इतने सारे बलिदान दिए। आप देखो ना, मैं एक औरत, माँ, बेटी, बहू, जो भी है, जो हमारी लाइफ में जितनी भी औरतें होती है, उनका वाकई में जो दिखता नहीं है। जी। हम देखते हैं ना कि आप सिर्फ ऑर्डर देते हो चाय लाना,
आप वो लाना ये लाना, लेकिन उसके पीछे कितना मेहनत होती है ये हमको दिखती नहीं है। आप जिस दिन कभी वो सारे काम ट्रांसफर कर दो ना, आपकी हालत खराब फट जाएगी आपकी। हाँ, नहीं रियल बात है। तो आप सभी ने सुना होगा कि एक कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। आज आप देख रहे हैं कि एक कामयाब शख्स बैठे हैं और उनके पीछे उनकी मिसेस का हाथ है। बिल्कुल। सो सर, मूविंग ऑन, अब हम आपके साथ क्विक रैपिड फायर क्वेश्चंस खेलने वाले हैं और जितनी स्पीड से आप आवाजें निकालेंगे उम्मीद है उतनी स्पीड से आप हमें आंसर देंगे। आर यू रेडी सर? यस। आपका सबसे पहला क्वेश्चन, आपकी लाइफ का सबसे बड़ा ब्रेक कौन सा था? कॉमेडी का बादशाह सेकंड इंडिया। आपके खुद के फेवरेट कॉमेडियन कौन है? जॉनी लीवर। वो पहली बार जब आपने कॉमेडी की स्टेज पे, वो डाला था वो गणपति का शो था एक एज लगभग? 14। आपकी ऑल टाइम फेवरेट कॉमेडी फिल्म कौन सी है? गोलमाल। आपकी फेवरेट कॉमेडी डायलॉग, फनी डायलॉग कौन सा है? संजू कुमार साहब का है वो एक डायलॉग, आपने देखा होगा, वो अपनी बीवी को बोलता है, सुधा ये लाना, सुधा मेरे मोजे कहाँ पर है, सुधा मेरे टाई कहाँ पर है, सुधा ये पानी ठंडा क्यों है? तो उसकी बीवी बोलती है ना, तो क्या करोगे? ठंडे पानी से नहाऊंगा। बहुत प्यारा संजू कुमार ब्यूटीफुल फिल्म। आप करीब 150 एक्टर्स को मिमिक कर सकते हैं। आपको सबसे ज्यादा किस आर्टिस्ट को मिमिक करना पसंद है? जैसे अगर नसीर साहब जब मैं उनकी कॉपी करता हूँ तो कुछ लोगों को मैं लगता है कि वाकई में नसीर साहब फ़ोन पे अच्छा। कुछ मेरे कमीने दोस्त भी है जो मुझे फ़ोन करते हैं और उन्होंने मेरा नाम VIP हटा के कभी अक्षय कुमार कर देते हैं, कभी नसीरुद्दीन शाह कर देते हैं और मुझे बोलते हैं कि भाई कोई बंदा है जरा ये बन के बात कर ले। और मैं बनता हूँ, मैं कभी अक्षय बन जाता, हाँ जी क्या हाल है। कुछ तो दोस्त ऐसे हैं जो मेरी वजह से लड़कियाँ घुमा रहे हैं, गर्लफ्रेंड पटा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन का आप मुझे आंसर दीजिए कि सबसे ज्यादा आपकी कॉमेडी का इस्तेमाल आपकी लाइफ में किसने किया है? दोस्तों ने किया है। दोस्तों ने किया है। अगर आपकी लाइफ का फिलॉसफी क्या है? लाइफ जीने की फिलॉसफी क्या है? अब फिलॉसफी जो है इसको हिंदी में बताइए, कहा हमारा थोड़ा अंग्रेजी थोड़ा झोल है। वो जिंदगी का फलसफा क्या है आपके? जिंदगी का बस, और मेरा जो एक्चुअली मुझे जैसे लोगों को होता है जियो और जीने दो। बिल्कुल सही कहा आपने कि मेरी वाइफ जैन है जी। और ये जब से मेरी शादी हुई है तब से जानवरों के प्रति जी और जीना, तो मतलब मैं किसी भी जानवर के साथ अत्याचार हो तो वो देख नहीं सकता मैं। इस बात के लिए मेरे दिल में उनके लिए रिस्पेक्ट बढ़ गया, बिकॉज आई लव एनिमल्स। वो एक फिल्म जो आप बार बार देख सकते हैं, एक कॉमेडी फिल्म जो आप बार बार देख सकते हैं, हेरा फेरी। अगर आपको कोई एक कॉमेडी कैरेक्टर जीने का मौका मिले तो आप कौन सी कॉमेडी कैरेक्टर को जीना चाहेंगे? कॉमेडी कैरेक्टर में जॉनी लीवर का करूँगा, वो हत्या वाला। कहानी तेरी टोटी है पड़ा ना तेरा यार नहीं आओ एक पैसा नहीं दूंगा डाकू, वो वाला। आप जितनी भी आवाज़ को मिमिक करते हैं उनमें से अगर एक आवाज़ आपको अपनानी हो तो आप कौन सी आवाज़ हमेशा के लिए अपनाना चाहेंगे? ओ यार बहुत सारे नाराज हो जाएंगे सारे। देखिए एक अपना हुआ तो मेरी बाकी भी भाग जाएगी, तो सभी मेरे लिए फेवरेट है, सभी फेवरेट है, सारी फेवरेट। अच्छा चलिए ये बताइए कि जब आप खुश होते हैं तो कौन सी आवाज़ में मिमिक करने लगते हैं? खुश होता तो मैं अमूल्य पाले का रहता हूँ मैं। जैसे? अरे सुनो, दरअसल मेरे पिताजी कहा करते मनुष्य को दुखी हुए तो बेटा उत्पल से आ जाता है बेटी। गुस्सा हुए तो कौन सा गुस्सा? माँ कसम गन्ना चूस के मैंने पहले कहा था, ये तो मैं पहले कर रहा हूँ, बहुत हो गया, गुलशन ग्रोवर आ जाता है मेरे अंदर। क्या बात है। आपके ऑल टाइम फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेस कौन है? दीपिका पादुकोण, बहुत जबरदस्त एक्टर है, और रणबीर कपूर। मतलब ये एक्टर नहीं, पता नहीं ऊपर से भगवान ऐसा तो भगवान पैदा हुआ है। क्या बात है। दोनों ही मतलब क्या टैलेंटेड है जी। अगर आप किसी फीमेल एक्ट्रेस को मिमिक कर सकते हैं तो आप किन किन को मिमिक करना पसंद करते हैं? हेमा मालिनी। नहीं, मैंने तो पहले कहा था सब के सब जानवर हैं। एक राखी गुलजार, ये न्याय नहीं अन्याय है, मेरे अर्जुन आएंगे दुर्जन, ये तुमने गलत किया है। क्या बात है। आपने इतने सारे टेलीविजन पर एपिसोड्स किए हैं कॉमेडी के, एक एपिसोड जो आपको लगता है कि हर बच्चे को जाके देखना चाहिए अगर वो आपका कोई कॉमेडी वर्क देखना पसंद करे तो कौन सा होगा? बिल्कुल, एक मैंने पेट के ऊपर महमूद साहब का चेहरा बनाया था। अच्छा। और ये मैं 2 साल से मैं क्रिएटिव टीम को बताया मुझे ये पेट वाला कुछ कैरेक्टर करना, कोई समझ नहीं रहता है क्या करेगा। फिर मैंने बताया उनको कि मैं मेरे दोनों हाथ ऊपर रखूंगा और ये टी शर्ट जो है मैं इसको उठा लूंगा ऊपर, ये होगा सर,
और ये पेट जो हो गया वो मेरा हो गया मुंह, तो मैं पेट से बात कर रहा था मैं। अच्छा, वो एक्ट देखिए आप, ऐसा लगता है कि वाकई में पेट बात कर रहा है। वो तो अपने शेखर सुमन तो हैरान हो गए, बोले ये क्या बात कर रहा है, ये कौन सा मास्क बात कर रहा है। हाँ, कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी ऐसे आर्टिस्ट की आवाज़ निकाली, ये आपको खुद लगा कि ये मैंने किसकी आवाज़, ये मतलब इम्पॉसिबल था, ये मैंने मिमिक कर लिया? ये संबित पात्रा साहब, ये आर्टिस्ट नहीं है, मतलब ये मिमिक्री की बात कर रहा हूँ मैं। संबित पात्रा साहब की आवाज़ जो मैंने निकाली, जो कि न्यूज़ में हर जगह चर्चित है वो। सुनिए, देखिए पहली बात सुन, नहीं, कैसे लोग हैं ये, देखिए ये हमारी सरकार कर रही है। देखिए अनुपमा जी, पहली बात तो ये आप नहीं आप मेरे बीच में नहीं कहेगी। देखिए मैंने आपके बीच में नहीं कहा, आप मेरे बीच में नहीं कहेगी। सुनिए, ये हमारी पार्टी के लोग हैं, ये ऐसे लोग नहीं है, सुनिए। तो उनका जो कैरेक्टर था, अब फेवरेट पॉलिटिशियन जिन्हें आप मिमिक करना पसंद करते हैं? मोदी जी फेवरेट है। और वाकई में बड़ा सीना चौड़ा हो जाता है जब मोदी जी का नाम आता है, क्योंकि देश विदेश में आज जो नाम, कुछ लोग देखिए, हर लोगों की देखो चॉइस, मैं नहीं बोलूँगा कि आपकी पसंद वो नहीं तो मैं वो नहीं, जो लोग पसंद नहीं करते नहीं करते, पसंद आपकी पसंद जरूरी नहीं कि मेरी मुझे भी पसंद होना चाहिए। पर अब ये सोचिए, मोदी जी की वजह से आज देश का नाम जो स्तर जो ऊंचा हुआ है। अब उसमें लोग बोलते हैं अरे ये कोरोना मोदी जी लिख रहे हैं, कोरोना मतलब अरे पूरा वर्ल्ड तो लिख तो ठीक है, जो जिनकी जो सोच है सोचने दो। जो समझदार होगा वो समझ जाएगा कि भाई देश कहाँ जा रहा है, सही जा रहा है नहीं जा रहा है। मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरे देशवासियों, आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। रेडियो अड्डा आप सभी का अड्डा है। क्या आप सभी को रेडियो अड्डा सुनना चाहिए कि नहीं सुनना चाहिए? सुनना चाहिए भाइयों बहनों। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है। वो एक चीज़, वो एक टैलेंट, वो एक क्वालिटी जो आपको लगता है हर कॉमेडियन के अंदर होनी चाहिए? देखिए, हर कॉमेडी के अंदर होनी चाहिए एक सरलता होनी चाहिए। घमंड कहीं होना नहीं चाहिए कहीं पे भी, क्योंकि हम लोग बहुत ऊपर वाले की देन होते हैं कॉमेडियन। पर कुछ लोग हैं, जब मैं नाम नहीं बोलूँगा, पर उनको देखकर ऐसा लगता नहीं यार ये कॉमेडियन नहीं होने चाहिए था। ये कि कॉमेडियन का मतलब क्या, आप लोगों को हंसाते हो, आपकी वजह से किसी को दुख नहीं होना चाहिए, किसी की आंखों में आंसू नहीं होने चाहिए, बल्कि आप रोते हुए को हंसाओ। ये ऊपर वाले का वरदान होना चाहिए, वो है हमारे पर। तो कई लोगों को देखता हूँ कि सरल नहीं है, बहुत से लोग हैं उनके पास शायद सक्सेस उनको हजम नहीं हो रही है या कुछ होता है, ठीक है, वो उनकी लाइफ है वो। जी, जब आप बड़े हो रहे थे तो कौन से कॉमेडियन आपकी इंस्पिरेशन थे? ऑफ कोर्स जॉनी लीवर साहब। और मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि जो भी लोग जो एस्पायरिंग कॉमेडियंस हैं, जो कॉमेडी इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, अगर आपको उनको कोई टिप देना हो तो आप क्या देंगे? अब मैं क्या टिप दूंगा भाई, आप लोगों के पास मोबाइल है जी। हमारे समय में देखिए, मैं यहाँ तक वेटर बना, मैंने कितना संघर्ष किया, आप लोगों ने पूरा सुना। लेकिन हम लोग कहाँ भटकते थे काम के लिए। लेकिन अब आपके पास मोबाइल है, आप अपनी वीडियो बनाओ। अगर आप लेटेस्ट न्यू कॉमेडियन हैं, आप लोग बहुत भाग्यशाली लोग हैं। मैं अभी भी थोड़ा कमज़ोर हूँ, मैं सोशल मीडिया में बड़ा थोड़ा सा मेरी डॉटर सब करती है, मेरी हेल्प करती है, कहीं मुझे वीडियो डालने हो। तो आज के जो यंग लोग हैं, आप लोग इतने टैलेंटेड लोग हैं, आप अपना वीडियो खुद बनाओ, टक कर को, और लोग आपको नहीं जाना है, लोग आपको आगे पहुँचाएंगे कि ये टैलेंटेड है, इसको आगे वैसे ठक वो आगे गया, फिर एक दिन आप बॉलीवुड में मिलोगे आप। तो आप लोग भाग्यशाली, बस ये अपना टैलेंट आपके हाथ में मोबाइल में है, दिखाइए। वीआईपी जी, वो जो क्वेश्चन है ना कि एक चीज़ जो कॉमेडियन में होनी चाहिए, उसमें आपने एक और क्वालिटी कही थी, बेशरम होना चाहिए। हाँ। वो वाला फिर से बोल दीजिए। ठीक है। एक क्वालिटी जो आपको लगता है कि हर कॉमेडियन के अंदर होनी चाहिए? कॉमेडियन को बेशरम होना चाहिए जी। क्योंकि जब कॉमेडी करता है, ऐसे नहीं कि मैं स्टेज पे ही करूँगा, मैं कैमरा आएगा तो ही करूँगा, मैं ऐसे नहीं करूँगा। आप ऐसे ही करो, कोई भी आपके दोस्त खड़े हो, दोस्तों में आप शुरू कर दो कॉमेडी। क्योंकि क्या होता है, दोस्तों से ही आइटम बनता है। अब मैं कुछ बोल रहा हूँ तो सडनली मेरे दोस्त के बाहर से कुछ मुंह से कुछ आया, फिर इसको कुछ बोला, इसके दिमाग से, तो वो सारा मैं कैच कर लेता हूँ। अरे इसने ये बोला, इसने ये बोला, अरे ये तो काम की चीज़ है। अगर आप जब तक ये खुलोगे नहीं, बेशरम नहीं बनोगे तो आप कॉमेडियन नहीं बनोगे। आपको खुले विचार करना चाहिए और बिंदास कहीं पे भी शुरू हो जाओ। आप यहाँ बोलो, मैं यहाँ शुरू हो जाऊँगा, हाँ शुरू हो जाऊँगा मैं,
ऐसे नहीं कि मुझे रंगमंच चाहिए या मुझे कैमरा चाहिए, जी कहीं पे भी। ब्यूटीफुल। सो वीआईपी जी, जब आपने एंट्री मारी थी तो आपके साथ इतने सारे सुपरस्टार्स भी आए थे हमारे स्टूडियो में। अब हम आपको बाय बोले, उससे पहले ये विदाई आपके साथ कौन कौन से सुपरस्टार ले रहे हैं उसकी जरा हमें झलक दिखा दीजिए। मैं सबसे पहले ये कहूंगा कि रेडियो अड्डा पर आकर मुझे बहुत अच्छा लगा। आओ, रेडियो अड्डा सबसे प्यारा अड्डा, रेडियो अड्डा। तुम अच्छी तरह जानते हो भाई, रेडियो अड्डा की बात ही अलग है। अरे राधा रानी, अरे मैं तो रेडियो अड्डा ही सुनूंगा। अरे बेटा बिरजू, खामोश चलेगा, कहते हैं रेडियो अड्डा की बात अलग है, समझे मेरे बताई। देखो बेटी, रेडियो अड्डा की बात ही अलग है। आज जब भी सुनता हूँ मेरी भाग्यवान भी यही सुनती है। अरे भाई आखम मौकार के घूस लगा कि रेडियो अड्डा है, कमाल की बात करते हो। रेडियो माँ कसम, मेरे पास भी रेडियो अड्डा आयला, रेडियो अड्डा। थैंक यू सो मच, मेरे बाबा आएंगे। हाँ माँ जी सटकली, रेडियो अड्डा पर कमाल है। माँ का, बाप का, दादा का, सबका फेवरेट है रेडियो अड्डा। थैंक यू सो मच। वाओ, दैट वाज अमेजिंग। तो ये थे आप सभी के लिए हमारे देश के सबसे पॉपुलर कॉमेडियंस में से एक, वन ऑफ द बेस्टेस्ट स्टैंड-अप कॉमेडियन ऑफ द कंट्री, मिस्टर वीआईपी। थैंक यू सो मच अनुपमा जी। Thank you so much, VIP ji. It was such a pleasure having you Same in the here. studio. Thank you so much. थैंक यू सो मच रेडियो अड्डा, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच जितने लोग मुझे इस वक्त सुन रहे हैं। अगर मेरी आवाज़ पसंद आई तो थैंक यू सो मच, लव यू। क्या बात है आज की। थैंक यू। थोड़ा पानी लेंगे। पानी